हेलो एवरीवन। अभी तक के हमने पार्ट में देखा एसईओ ऑन पेज को लेकर। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम एक प्लगइन जो है उसमें यूज़ करते हैं, जो कि हमने योस्ट एक प्लगइन यूज़ किया। उसके बाद हमने ऑन पेज पार्ट के दो सेक्शन में से एक सेक्शन को हमने कवर कर लिया है, जो कि था एसईओ एनालिसिस। और एसईओ एनालिसिस को भी हमने दो चीज़ों में देखा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 में। तो दोनों पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो जाके रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं। अब जो हमारी बात आती है इसी में, जो हमारा दूसरा पार्ट है, क्योंकि ऑन पेज दो पार्ट में बटा हुआ है। ऑन पेज जो हमारा होता है कहीं ना कहीं, जो हम एक योस्ट प्लगइन यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे जो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला था हमारा एसईओ एनालिसिस, दूसरा है एसईओ रीडेबिलिटी। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो एसईओ रीडेबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। एसईओ रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं जो आपके वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ होता है वो उस चीज़ के ऊपर होता है। उसकी पैराग्राफ लेंथ कितनी है, उसका पैराग्राफ के बीच में गैप कितना है, कंटेंट जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है, ठीक है। तो और उसके अंदर जो कहीं ना कहीं आपने सेम वर्ड को बार बार यूज़ तो नहीं किया है, स्टार्टिंग सेंटेंस का कोई स्टार्टिंग सेम वर्ड से बार बार तो नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर आपकी जो रीडेबिलिटी है उनको हम चेक करते हैं। और ये चीज़ें चेक किया क्यों जाता है? इसको इसलिए चेक किया जाता है ताकि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो, इंगेजिंग हो, और कहीं ना कहीं जो उसको रीड कर रहा है वो इजी टू रीड हो और अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि कोई भी उसको पूरा का पूरा रीड करे और आपको एक अच्छा फीडबैक मिले वहाँ से, ठीक है। तो एट द एंड मकसद तो यही होता है कि जो भी आपका ब्लॉग हो, आर्टिकल हो, या जो भी आपका कंटेंट हो आपके वेबसाइट का, वो कहीं ना कहीं लोग उसको पढ़े, अच्छे से पढ़े। तो उसके लिए उसकी जो रीडेबिलिटी है, उसका जो एक रीड करने की जो एक मेथड है, वो हमें कहीं ना कहीं अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो चलो चलते हैं, और हमने जो ऑन पेज किया था बाकी पार्ट में, उसका ही अब हम रीडेबिलिटी भी चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ सबसे पहले अपना। इसके बैकएंड में जाएंगे हम, क्योंकि बैकएंड में जाके हमें करना पड़ेगा। तो ये देखो हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने किस में किया था? पोस्ट में किया था, राइट। सो लेट मी क्लिक ऑन पोस्ट। यहाँ पे मेरे जितनी पोस्ट सारे ओपन हो जाएंगे। ये मेरी पोस्ट हैं। कल हमने लास्ट क्लास में जब किया था, तो हमने कहीं ना कहीं बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली बूस्टिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस, इस वाले आर्टिकल के ऊपर हमने किया था, राइट। जो हमारा कीवर्ड था वो था एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ये हमारा कीवर्ड था। और यहाँ देख रहे हैं आप इसको, एसईओ एनालिसिस और रीडेबिलिटी दोनों कहीं ना कहीं ग्रीन में है। तो हम चलते हैं, इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको ओपन होगा। अब यहाँ पे आप सिर्फ स्क्रॉल करोगे नीचे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना। देखो यहाँ पे आ गया रीडेबिलिटी, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको रीडेबिलिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये एसईओ एनालिसिस वाला पॉइंट है हमारा। यहाँ पे सारे एनालिसिस वाले पॉइंट हैं। देखो एसईओ एनालिसिस, इसी के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे रीडेबिलिटी में, तो यू विल गेट टू नो अबाउट रीडेबिलिटी पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ लगभग हमारे जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे ऑलरेडी डन हो रखे। जैसे यहाँ पे दिख रखा आपको, पहला है पैसिव वॉइस, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैराग्राफ लेंथ एंड सेंटेंस लेंथ। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि आपका जो पैराग्राफ लेंथ है वो भी ठीक है, जो हमने पैराग्राफ डाले हुए हैं। अगर मैं एक दूसरे टैब में अपने सेम ब्लॉग को ओपन करता हूँ, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉग है जिस पे हम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या था, ये हमारा टाइटल था। अभी टाइटल के नीचे जो पैराग्राफ है, दिस इज नॉट सो बिग, छोटा सा पैराग्राफ है। छोटा सा पैराग्राफ हमने डाला है, उसके बीच में फिर इमेज डाल दिया, फिर हमने एक दूसरा पॉइंट डाला है, और उस दूसरे पॉइंट के बेसिस पे हमने उसके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं छोटा सा पैराग्राफ डाला, जिससे कि सामने वाले को जो पढ़ रहा है, जिसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको जल्दी वो पढ़ ले। बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बोरिंग कहलाता है, सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे
कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना रीडिंग के जो एक मेथड है जो इसको लोग इंगेजिंग होकर मतलब इंगेज होकर उसको पढ़ें, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंगेजिंग नहीं रहती हैं अगर हम उसको लेंदी बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे आपको पैराग्राफ छोटे छोटे ही मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो हमें भी कोशिश ये करना है कि हमारा जो पैराग्राफ लेंथ हो वो करीबन करीबन हम 160 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें, उससे ऊपर हम अपने पैराग्राफ को लेकर ना जाए, क्योंकि जितना बड़ा आपका पैराग्राफ रहेगा उतने ही ज़्यादा आपके जो पैराग्राफ हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगेंगी और लोग आपके पैराग्राफ से भागेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे नहीं और कहीं ना कहीं स्किप कर देंगे आपकी वीडियो, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब यहाँ पे आपका जो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ हो रखा है, तो ये बोल रहा है कि यू आर यूजिंग एक्टिव वॉइस, दैट्स ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करें। एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस होता है कि नॉर्मली कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस हो जाता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मनसेर आपको पढ़ा रहा है, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस। मतलब अगर हम उसको इनडायरेक्टली बोलें, जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है। फोकस कहाँ पर हो रहा है? पढ़ने पर, आपको पढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। कौन पढ़ा रहा है इस पर कोई फोकस उतना नहीं है, तो तब जाके वो पैसिव वॉइस होता है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है उसमें इंसान का मेंशन नहीं हुआ है, नेम उतना ज़्यादा। लेकिन जब मैं पैसिव वॉइस बोलता हूँ तो यहाँ होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मनसेर आपको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मनसेर नाम पहले आ रहा है और उसके बाद वो पढ़ा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम बोले कि आपको पढ़ाया जा रहा है, तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, आपको पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा? मनसेर के द्वारा। लेकिन वो किसके द्वारा जो क्वेश्चन है, जब तक वो रेज नहीं होगा तो मनसेर का नाम भी कहीं ना कहीं वहाँ आएगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे पैसिव वॉइस का नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्टिव वॉइस होगा सामने रीड करने वाले को उतना ही ज़्यादा वो समझ में आएगा, उसके माइंड में उतने ही कम क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या होंगे? जनरेट होंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट होगा उतनी ही उनको दिक्कत होगी, तो वो क्वेश्चन उनके माइंड में जनरेट नहीं होगा। कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देयर इज़ इनफ वेराइटी इन योर सेंटेंसेस, दैट्स राइट। अब कोई भी सेंटेंस, सपोज ये आपके सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, और ये लास्टली यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या लास्टली के नाम से कहीं और भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट है? नहीं। ठीक है, क्या चूज के नाम से और ये सेंटेंस स्टार्ट है? नहीं। तो ये जो कह रहा है वो ये है कि कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस का मतलब है कि आपका जो ये पहला शब्द है अनदर, इस तरीके से, इसके बाद अनदर के नाम से कोई दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट ना हो। अगर कोई सेंटेंस सेम नेम से स्टार्ट होता है, इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस, मतलब सेंटेंस आपका लगभग सेम है। वो इस तरीके से इसको दर्शाने की कोशिश करता है। अगर एक ही चीज़ बार बार आए तो वो कहीं ना कहीं रीडिंग जो इंगेजिंग सिस्टम है उसको कम कर देता है, जो कि अच्छा नहीं है। क्लाइंट जो पढ़ रहा है उसको ये भी लगता है कि यार यही चीज़ तो मैंने अभी पढ़ी थी, यही चीज़ तो दोबारा आ गई। तो सेंटेंस ये नहीं कि पूरा एग्जैक्ट सेम हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग का वर्ड भी सेम होता है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो वो फेस भी हमारा कहीं ना कहीं सेम ना हो। अगर वो सेम नहीं होगा तो थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग होगा। तो इसीलिए देखो, वन ऑफ द लीडिंग नेम इन इंडस्ट्री टेक्नोमेट। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हो कि कोई भी सेंटेंस जो है सेम वर्ड के साथ यहाँ पे देयर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स करके स्टार्ट है, ना कि वन ऑफ द लीडिंग के नाम से स्टार्ट है। और यहाँ पे दो ही सेंटेंसेस हैं और सेंटेंसेस भी आपको छोटे रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, आपको सेंटेंसेस भी छोटे रखने हैं। जैसे यहाँ पे सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हमने अच्छे से किया हुआ है। अब सेंटेंसेस छोटे होने का क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय सेंटेंसेस छोटे होना चाहिए? अब सेंटेंसेस छोटे होने का मतलब है कि जैसे ये है, यहाँ से लेके यहाँ हमारा जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं कहाँ तक खत्म हो रहा है? ये तक खत्म हो रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस भी हमारा मैक्स टू मैक्स आप कोशिश करो कि आपके 20 वर्ड्स के ऊपर ना जाए। ठीक है, तो 20 वर्ड्स के ऊपर जब आपका कोई एक सेंटेंस जाता है तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कहलाता है, सेंटेंस बहुत ज़्यादा लेंथी कहलाता है। तो पढ़ने वाले को जितना छोटा सेंटेंस होगा उतनी जल्दी उसको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे राम गोज़, तो एक छोटा सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप लग गया, राम गोज़, राम ईट्स। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिसको समझ में आता है। लेकिन वही अगर मैं एक बड़ा सेंटेंस बना दूँ कि वन ऑफ आवर फ्रेंड्स राम हु इज़ इन दिस दैट एंड ही लिव्स इन देयर एंड करके पूरा हम एक बड़ा लेंथी सेंटेंस बनाए, तो हो सकता है कि सामने वाले को उसको पढ़ के उसको समझना और समझ के
उसका कहीं ना कहीं मतलब अपने माइंड में रखना वो कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे कंटेंट के लिए ठीक नहीं है, हमारे क्लाइंट के लिए ठीक नहीं है, या हमारे रीडर के लिए ठीक नहीं है जो आएगा और आके रीड करेगा। तो हमें उस चीज़ को शॉर्ट और छोटा रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो इसके क्या वजह से पॉइंट बताते क्या है, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सब हेडिंग क्या होता है, अब ये जो है हमारा हेडिंग है, दिस इज आवर हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग हो गया। अब हेडिंग के बाद हमारा सब हेडिंग क्या होता है, अब मान के चलो ये भी एक हेडिंग है, अब इस हेडिंग का ये एक सब हेडिंग है, ठीक है, उसका ये एक दूसरा सब हेडिंग है, ये इसका एक तीसरा। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा एक टाइटल होता है, ठीक है, अब टाइटल हमारा H1 है, ठीक है, ये H1 है। H1 के बाद H1 के अंदर अगर कुछ आता है तो उसको हम H2 कहते हैं, ये H2 है। ठीक है, अब H2 के अंदर अगर कुछ आता है तो उसको हम H3 कहते हैं। तो H उसके अंदर मतलब टॉप एजेंसीज इन दिल्ली, टॉप एजेंसीज इन दिल्ली तो है, लेकिन ये टाइटल के इसके अंदर ही तो वो सारे पॉइंट्स होंगे। मतलब अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ तो टॉप एजेंसीज के अंदर ही ना ये लिस्ट बना होगा, तो तब वो उसके अंदर कहलाएगा, राइट। तो जब उसके अंदर कहलाएगा तो ये अगर H2 है तो ये H2 नहीं होगा, ये H3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इससे ऊपर है, इससे बड़ा है, और ये इससे छोटा है, तो ये आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा H3। अब H3 के अंदर अगर कोई पॉइंट होता तो क्या होता, H3 के अंदर कोई पॉइंट होता तो H4 होता, तो यहाँ पे हम H4 के नाम से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से कि भाई H2 के अंदर H3 है, और H3 में भी हमने अलग अलग H3 को जो मेंशन किया हुआ है छोटे छोटे पॉइंट्स में, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सब हेडिंग का, आप कह लीजिए। और इसके अंदर अगर हम और बनाते तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता सब हेडिंग का। तो वो ये बोल रहा है कि सब हेडिंग जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो हमने बहुत अच्छे से किया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसके बाद वही हमने पैराग्राफ लेंथ अभी हमने देखा कि पैराग्राफ लेंथ क्या होता है, और हमारा सेंटेंस लेंथ क्या होगा। सेंटेंस लेंथ जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हमारा 20 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ लेंथ है हमारा पैराग्राफ लेंथ भी कहीं ना कहीं आप कोशिश करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 150 वर्ड्स तक ही रहे, क्योंकि 150 वर्ड्स तक रखना छोटा कहलाता है, ठीक है, लेकिन उससे अगर आप और छोटा रख सको तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जितना छोटा हो उतना आपका ज़्यादा अच्छा वो कहीं ना कहीं कहलाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखते हैं रीडेबिलिटी के अंदर। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हो रखे हैं इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब मान के चलो कि मैं यहाँ से एक पैराग्राफ लेंथ, जैसे है यहाँ पे पैराग्राफ लेंथ, अब मैं इस एक पैराग्राफ को ख़राब करके आपको दिखाता हूँ तो वो कैसा दिखेगा, कैसा आएगा, वो चीज़ें हम एक बार देखते हैं। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, लेट्स डू वन थिंग, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ का कहने का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ के बीच में दूसरा पैराग्राफ के बीच में गैप होना चाहिए। फुल स्टॉप इज नॉट द गैप बट एंटर इज द गैप। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, एट द एलिमेंटर करते हैं। हम ऊपर कंटेंट जो है वो कॉपी करके नीचे वाले में कहीं ना कहीं पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि यस नाउ वी आर फेसिंग द एरर। नहीं, सी हमारा पैराग्राफ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पे डाल के देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ फर्स्ट में यहाँ क्या हमने क्लिक यहाँ कहते हैं, और यहीं पे स्पेस दबा के हम कर देते हैं पेस्ट। सो नाउ यू सी द पैराग्राफ हैज़ बीन डबल। नाउ लेट्स मेक इट ट्रिपल, नॉट ओनली डबल बट ट्रिपल। अब यहाँ पे इन टूडेज कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस के जो इश्यूज़ हैं वो भी हम एक बार देखते हैं कि वो भी हमारा रेज हो जाए। कॉपी, लेट्स गो डाउन एंड देन स्पेस एंड पुट, एंड नाउ लेट्स पब्लिश दिस। हमने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब यहाँ वापस आओगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। नाउ यू सी दिस इज शोइंग रेड, लेट्स क्लिक ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, नाउ इट्स स्टिल शोइंग ग्रीन टू मी। लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स कम इन टू द फ्रंट साइड। यहाँ पे हम करते हैं क्लिक इसके सेटिंग्स में, यहाँ पे यूज्ड एसईओ में चलते हैं, और यहाँ से हम इसका एक बार रीडेबिलिटी देखते हैं।
शायद ये पैराग्राफ अभी भी हमें छोटा ही ले रहा है, हमें थोड़ा और इसको बड़ा करके देखते हैं। कॉपी, और यहीं पे हम एक बार इसको और पेस्ट कर देते हैं। अरे ये स्पेस आ गया, अभी देखो ये स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर ये ऐसा स्पेस आएगा दैट मीन्स दिस डिफरेंट पैराग्राफ, राइट। तो हमें ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ नहीं रखना है, ये पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, ये एक ही हमारा होना चाहिए। तो डाल दिया हमने। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पब्लिश दिस अगेन एंड नाउ लेट्स गो क्लिक ऑन पेंसिल setting and then Yoast and let's go and check readability and now you see subheading distribution। पहले तो इसका subheading distribution खराब हो गया, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ लेंथ, ये बोल रहा है 150 वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ पे आपका ये 150 वर्ड से ज़्यादा हो गया है। अब क्योंकि 150 वर्ड से ज़्यादा हो गया है तो नाउ इट इज़, अब आप भी देख लो, अब अगर आप एक बार इसको रीड करोगे तो आपको लगे यार इतना बड़ा पैराग्राफ कौन ही रीड करेगा इसको, ठीक है। आप जल्दी जल्दी इसको आगे मूव करने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे छोटा सा होगा तो यू विल फील टू रीड इट, राइट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे भी ध्यान देनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पे रीडेबिलिटी में आप देख रहे हो सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा सब हेडिंग है इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं, वन ऑफ द पैराग्राफ कंटेन्स मोर देन द रिकमेंडेड ऑफ मैक्स दिस एंड वन सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट इज लॉन्गर देन 300 वर्ड्स इज नॉट रिपीटेड बाय एनी सब हेडिंग। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे 300 वर्ड से ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सब हेडिंग के साथ रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए सब हेडिंग वाला इशू आ रहा है। तो अगर मैं हटा ही दूंगा तो सब हेडिंग वाला वैसे ही इशू हट जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे देखोगे पैराग्राफ लेंथ, एंड पैराग्राफ लेंथ भी हमारा काफ़ी बड़ा है। अब इसको ठीक करने के लिए एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। लेट्स रिफ्रेश दिस, शायद यहाँ पे भी अभी हमें ऑरेंज दिख जाए। क्यों क्या होता है फ्रंट एंड का और बैक एंड का कभी कभी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख सकता है, बट यस कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें फ्रंट एंड से ही करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें बैक एंड से ही करनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा वैसे बैक एंड फ्रंट एंड वाला ही था, बट हम यहाँ पे बैक एंड में आ गए जस्ट टू चेक कि यहाँ पे भी हमें वो चीज़ दिख रही है नहीं दिख रही है। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस रीडेबिलिटी एंड नाउ यू सी सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैराग्राफ लेंथ, दोनों चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम यहाँ से चीज़ों को ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे? हम इसके रीडेबिलिटी के लिए हम जाएंगे कंटेंट में क्लिक करेंगे और अपने कंटेंट को ठीक करेंगे, ठीक है। इन टुडेज डिजिटल एज, यहाँ देखते हैं हमारा कहाँ है, इन टुडेज डिजिटल एज, यहाँ से देख रहे हो इन टुडेज डिजिटल एज, इसके ऊपर भी सेम ही है। तो हम यहाँ इसके नीचे जितना भी कंटेंट है इसको डिलीट कर देते हैं। हालांकि अभी भी डबल है, वी नीड टू डिलीट अगेन, फ्रॉम वेयर वी नीड टू डिलीट इट, लेट्स चेक। ये तो पहला हो गया। दूसरा जो हमारा था, अगर हम नहीं भी करेंगे क्योंकि पैराग्राफ अभी भी ये 120 वर्ड से कम है, तो ये हमारा काम कर जाएगा। तो लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स गो क्लिक ऑन दिस अगेन, सेटिंग बटन, let's go to Yoast SEO and now you see it is green now. So if you click on here, now you see there is no issue, you can see, right। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ गए। ट्रांजिशन वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए, पैराग्राफ लेंथ हो गया। अब ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड्स होता है जैसे मान के चलिए आप पढ़ रहे हो आप, इन टुडेज डिजिटल एज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू थ्राइव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, SEO प्राइवेट। हाँ, हालांकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट यस ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब होता है अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने वाले हमारे वर्ड्स, जैसे कि इफ, देन, नाउ, एंड, आफ्टर, बोथ। तो ऐसे जो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांजिशन वर्ड्स में आते हैं, और उन वर्ड्स को हम कहीं ना कहीं अपने सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं, अपने वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं, ताकि हमारा ट्रांजिशन वर्ड्स का भी जो मेल है जिससे कि समझ में आए चीज़ें वो हमारा बेहतर हो पाए। तो ये देखो पूरा एक तरीका है चीज़ों को करने का, और इस तरीके से हम SEO जो एक रीडेबिलिटी वाला सेक्शन है उसको हम कवर करते हैं और हम उसको देखते हैं। तो ऐसे हम अपने कंटेंट को देखते हैं, ऐसे हम क्लाइंट के कंटेंट को देखते हैं, पैराग्राफ के लेंथ को चेक करने की कोशिश करते हैं, उसके हेडलाइंस को देखने की कोशिश करते हैं, लेंथी ना हो तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला SEO जो एक हमारा
रीडेबिलिटी है वो समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इसको अब अच्छे से करिए। ओके।